गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, फिर ऐसा क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट दिन रात नोट छाप कर गरीबी ख़त्म क्यों नहीं कर रही है। आज $1 के मुकाबले जो रुपीज़ है वो लगभग 83 के आसपास है। ये कौन बैठकर डिसाइड कर रहा है, और अगर कोई डिसाइड भी कर रहा है तो हम मान क्यों रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ हिस्ट्री में कि सारी की सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी को पीछे छोड़कर US डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए राजी हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि ये जो पेड़ की छाल से बना हुआ नोट का एक टुकड़ा है, इसके लिए हर कोई दुकानों में, ऑफिस में जाकर 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहा है। इन सारी चीज़ों का जो जवाब है एक ही चीज़ में है, ये पैसा है क्या और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। जब आपको अपनी कोई सेकंड हैंड चीज़ बेचनी होती है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि उसका प्राइस कितना होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई पुराना मोबाइल है तो आप कहते हैं मैं इसको 500 रुपये में बेचूंगा, और आपके दरवाजे पर हज़ारों लोग आकर खड़े हो जाते हैं उस मोबाइल को लेने के लिए, ख़रीदने के लिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप उस मोबाइल का प्राइस 1000 रुपये कर दोगे। अगर उसके बाद भी 100 लोग उस मोबाइल को उस प्राइस में ख़रीदने के लिए रेडी हैं तो आप प्राइस बढ़ाते रहोगे। एटलीस्ट तब तक बढ़ाओगे जब तक एक आदमी इंटरेस्ट ना हो आपके दिए हुए प्राइस में खरीदने के लिए। ठीक इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स के प्राइस होते हैं वो ऐसे ही डिसाइड किए जाते हैं। उसका नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई। जब आप एक फ्रूट की दुकान पर जाते हो, वहाँ देखते हो कि सेब का रेट ज़्यादा है और केले का रेट कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेब का कलर बहुत अच्छा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि सेब की डिमांड जितनी है उस हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं है। आप बीच बीच में सुनते होंगे कि प्याज के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आसमान छू रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि प्याज की कमी हो गई है, और जो उसके प्राइस सेट करने वाला है वो वही चीज कर रहा है जो हमने अपने सेकंड हैंड मोबाइल बेचने में की थी। एक कंपनी ने 100 कार्स बनाई, उसका प्राइस 1 लाख रुपए रख दिया। अब जिसके पास पैसे हैं वो जाकर कार खरीद लेगा, और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो या तो बाइक से काम चलाएगा या फिर साइकिल से काम चलाएगा। और एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे प्रिंट कर देती है और लोगों में बांट देती है। लोगों के पास भी पैसा होगा और मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। उससे होगा ये, जो लास्ट टाइम 100 लोग कार खरीदना आए थे, इस बार 1000 लोग कार खरीदना आएंगे या फिर उससे भी ज्यादा लोग खरीदना आएंगे। अब जो कार बना रहा है वो यही चीज करेगा जो हमने किया था अपना सेकंड हैंड मोबाइल बेचने के टाइम। वो तब तक पैसे बढ़ाएगा जब तक 100 लोग खरीदने वाले नहीं मिल जाएं। एक बार जिम्बाब्वे ने भी ऐसा किया था। अपनी इकोनॉमी को सही करने के चक्कर में उसने नोट छाप छाप कर लोगों में बांटना शुरू कर दिए। उस टाइम उनकी इकोनॉमी सुधरने के बजाय बर्बाद हो गई थी। लोग बोरी में भर भर के एक ब्रेड खरीदने जाते थे, बच्चे इस तरीके से टॉफी लेने जाते थे। गवर्नमेंट के सिर्फ नोट छापने से महंगाई बढ़ेगी। असली फायदा तभी होता है जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं, सर्विस बढ़ती है। और अगर सरकार इस तरीके से पैसा छापती रहेगी तो महंगाई मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ओवरऑल गुड एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं तब इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर आप इसको सही से देखो तो एक तरह जो आपका रखा हुआ पैसा है वो कम हो जाता है इन्फ्लेशन बढ़ने से। इन्फ्लेशन 5% है तो इसका मतलब ये हुआ अभी जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है हो सकता है कि वो पहले 95 में मिल रही होगी। अगर आप हिस्टोरिक डेटा उठाकर देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिलती है कि किस तरह से साल दर साल महंगाई ने लोगों की जेबें खाली की हैं। देखिए, फिनांस में हर चीज घूम फिर के डिमांड और सप्लाई पर आकर रुक जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि ये जो पैसा है ये है क्या। अभी आगे आपको एक कॉन्सेप्ट से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो कोई भी आपको पैसा क्यों देता है? आपको कोई भी पैसा तभी देता है जब आप उसको कोई वैल्यू देते हो या कोई काम करके देते हो। ऑफिस में भी आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप उसके बदले में कुछ काम करके देते हो, वैल्यू देते हो। एक दुकानदार को भी पैसा तभी मिलता है जब उसके बदले में वो कोई सामान देता है। तो एक तरह से मनी इज इक्वल टू द वैल्यू। और टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि पहले के टाइम पर लोग अनाज और गेहूं देकर काम करवाते थे। धीरे धीरे लोगों ने उन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो लंबे समय तक खराब नहीं हो और उनकी वैल्यू भी ज्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन एक टाइम पर आकर गोल्ड को लेकर ट्रैवल करना, गोल्ड में मिलावट का ध्यान रखना और उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जहां पर आपको अपना गोल्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट को जाकर गोल्ड डिपॉजिट
करें उसकी सारी सिक्योरिटी गवर्नमेंट टेक केयर करेगी और उसके बदले में आपको एक रिसेप्ट मिलेगी जिसको प्रमोसरी नोट भी कहते हैं और उस रिसेप्ट की बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको गोल्ड ले लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चलकर जो ये रिसेप्ट भी ये पेपर मनी में कन्वर्ट हो गई। असल में इस पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन इस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब गवर्नमेंट आपको भरोसा देती है कि इसको लेकर आप इंडिया में कहीं भी जाओगे, जितना अमाउंट इस पर लिखा है आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी। एक नॉर्मल कागज़ और करेंसी में यही फ़र्क होता है कि करेंसी में आपको गवर्नर ऑफ इंडिया ये साइन करके वचन देता है कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ और इस वचन की इतनी वैल्यू होती है, इस पर हर कोई ट्रस्ट करता है। जब डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था तो गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट से अपना वचन वापस ले लिया था और जैसे ही अपना वचन वापस लिया था ये 500 और 1000 के नोट कागज बन गए थे। अब कंट्री के अंदर तो लोगों ने गवर्नमेंट के वादे पे पेपर करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन जब कंट्री के बाहर ट्रेड करना हो तो उस केस में क्या होगा? यूएस और इंडिया जब आपस में ट्रेड करेंगे, किस चीज़ पर ट्रेड होगा? आप यूएस से कुछ खरीदने जा रहे हैं और आप उनसे सामान लेने के बाद ये कहो ये रेड कलर का नोट है, इसे हम रुपीस बोलते हैं, इसमें हम आपको वचन देते हैं, तो ऐसा वो क्यों मानेगा? और ऐसे ही हम भी उनके डॉलर को क्यों लेंगे? और मान लो अगर किसी सिचुएशन में हम करेंसी ले भी लें तो हम उस करेंसी का करेंगे क्या? क्योंकि पैसा तब पैसा बनता है जब उसकी एक्सेप्टेंस हो। उस टाइम पर हर कंट्री के सामने यही प्रॉब्लम थी कि एक भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिस पर हर कंट्री को विश्वास हो। मान लो कि अगर आप यूएस से ट्रेड करके यूएस डॉलर ले आए, अब आपको जरूरत है रशिया से ट्रेड करने की। रशिया कह रहा है कि हम यूएस डॉलर लेंगे नहीं। अब इस केस में तो फिर ये हुआ कि यूएस डॉलर सिर्फ यूएस से ही ट्रेड करने में काम आएगा, क्योंकि कोई भी एक करेंसी ऐसी नहीं थी जिसमें सबको विश्वास हो। अब आपके एरिया में जो मेडिकल स्टोर वाला है वो दूसरी करेंसी मांगने लगे, जो ग्रोसरी वाला है वो दूसरी करेंसी मांगने लगे, तो इस तरीके से तो आपको हर करेंसी में कमाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पर एक चीज अच्छी थी कि हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर पर ट्रस्ट था, लेकिन इतना गोल्ड सिल्वर ट्रेड के लिए इधर उधर ले जाना आसान नहीं था। तो इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए लाया गया द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें कंट्री की करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया गया। तो ये अटैच करने का मतलब होता क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मान लो कि इंडिया ने अनाउंस किया है कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 20 रुपए है, मतलब कि अगर कोई 20 रुपए लेकर आएगा तो उसके बदले में उसको 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, और अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेकर आएगा तो उसके बदले में उसे 20 रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ही यूएस ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $2 रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि $2 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है और 20 रुपए जो हैं वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर हैं। तो ऑटोमेटिकली जो $2 हैं वो बराबर हो गया 20 रुपए के, और हमें अगर $1 की वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाएगी 10 रुपए के बराबर। उसके बाद जब दोनों कंट्री ट्रेड करने गई तो दोनों को एक दूसरे की करेंसी से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दोनों कंट्रीज को पता था कि जो ट्रेड करके जो करेंसी आ रही है उसे कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हम ट्रेड करके करेंसी इकट्ठा कर रहे हैं, पता चले कि जब हम उन करेंसी को बदलने जाएं गोल्ड में तो उस कंट्री के पास गोल्ड ही ना हो। इसलिए ये रूल्स बनाया गया कि कंट्री उतने ही नोट प्रिंट करेगी जितना उसके पास गोल्ड है, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेना चाहे तो पार्टिकुलर कंट्री गोल्ड देने की पोजीशन में हो। और ऐसा करके कंट्री ने आपस में ट्रेड स्टार्ट किया। एक्चुअली में गोल्ड से ही ट्रेड हो रहा था, बस करेंसी एक मीडियम था। अब आप कहोगे ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम था इतना सही था तो इसको हटाया क्यों गया? और हटाया भी गया तो फिर डॉलर को क्यों बेस बनाया गया? देखिए, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ तो कंट्री को अपना अस्तित्व बचाने के लिए बल्क में हथियार खरीदना पड़े, और इतनी बड़ी क्राइसिस हुई कि सारी कंट्री अपने गोल्ड के बेसिस पर जो करेंसी थी उनसे हथियार खरीदने लगे, और धीरे धीरे गोल्ड यूएस के पास पहुंचने लगा, क्योंकि यूएस मैन एक्सपोर्टर था हथियारों का। ये जो वार लड़ने का जुनून था इसने कंट्री बाय कंट्री गोल्ड और पैसा सारा खत्म कर दिया। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ तो सारी कंट्री अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, और जब गोल्ड ही नहीं है कंट्री के पास जो बेस है ट्रेड का, तो ट्रेड होगा कहाँ से और करेंसीज कहाँ से प्रिंट होगी?
उस टाइम मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था, लेकिन धीरे धीरे फिर भी कंट्रीज अपनी कैपेसिटी में ट्राई कर रही थी अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। लेकिन तब तक फिर से वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाता है। ये हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव वार थी। इस बार कंट्री लिटरेरी कर्जे में डूब चुकी थी और यूएस ने उस टाइम हथियारों का जमकर एक्सपोर्ट किया। यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छू रहा था। दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था, वहीं दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज कर्जे में थी। ऐसे केसेस में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि गोल्ड की करेंसी से अटैच करके जो ट्रेड होता था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कंट्री गोल्ड के भी हेल्प पर नोट छापकर ट्रेड करती थी। और जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड कहाँ से हो पाएगा, और जब ट्रेड नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी किसी कंट्रीज की। इसको लेकर कंट्रीज मीटिंग करती है 1944 में, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस मीटिंग में आईएमएफ और आईबीआरडी ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। आईबीआरडी का काम था जो कंट्रीज वार में खत्म हो गई उनकी हेल्प करें, उनको रीबिल्ड करें, उनकी इकोनॉमिक स्टेबल करें। आज की डेट में इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है और आईएमएफ का पर्पस था कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकें। आज की डेट में भी अगर कोई कंट्रीज इकोनॉमिकल फंसती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं। इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बाकी कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है, तो एक काम ये हो सकता है कंट्रीज गोल्ड की जगह यूएस डॉलर में ट्रेड करें। अब यूएस डॉलर में ही क्यों, बाकी करेंसी में क्यों नहीं? क्योंकि यूएस इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसके पास इतना गोल्ड था कि वो यूएस गोल्ड की वैल्यू के डॉलर बनाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलेट कर सकती है। और सेम डे यूएस ने यह भी अनाउंस किया कि यूएस डॉलर को कोई भी हमारे पास लाकर गोल्ड ले सकता है या गोल्ड लाकर यूएस डॉलर ले सकता है। और 1 आउंस गोल्ड की वैल्यू इन्होंने $35 रखी। अब इससे हुआ ये कि हर कंट्री किसी न किसी रिसोर्सेज में अच्छी होती है, तो यहाँ पर ये कर सकती है कि यूएस के साथ एक्सपोर्ट करके वो अपने डॉलर के रिजर्व्स को बढ़ा सकती है। और डॉलर के रिजर्व होना यानी गोल्ड के रिजर्व होना जो कंट्री कभी भी कन्वर्ट कर सकती है, ये एक तरीका बन गया ट्रेड करने का, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी सुधारने का। ऐसा करके यूएस हर कंट्री की रिजर्व कंट्री बन गया, हर कंट्री के पास डॉलर के रिजर्व हो गए और ये एक तरह से ग्लोबल करेंसी की तरह काम करने लगी। अब इससे हुआ ये कि वियतनाम वॉर स्टार्ट हुई यूएस के साथ और उसमें यूएस की इकोनॉमी भी डिप करी। यूएस ने डॉलर गोल्ड के रिजर्व के कंपैरिजन ज्यादा डॉलर स्पेंड किए और उधर बाकी कंट्रीज की भी इकोनॉमी सुधर रही थी। 1965 में चार्ल्स डे गॉल फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। अपनी नेवी भेजी और यूएस को डॉलर देकर शिप के रास्ते से गोल्ड वापस ले आए और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी यही चीज़ फॉलो की और अमेरिका ने गोल्ड की वैल्यू से ज़्यादा डॉलर स्पेंड कर रखे थे जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम रहे थे। तो यूएस का गोल्ड रिजर्व बहुत तेज़ी से कम हो रहा था और उसकी इकोनॉमी भी गिर रही थी। 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड के लिंक से हटा दिया। इसका मतलब कि अब गोल्ड को डॉलर से और डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसको निक्सन शॉक भी बोलते हैं। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन सारी कंट्रीज के रिजर्व डॉलर में थे और सारी कंट्रीज की मजबूरी बन गई डॉलर में ट्रेड करना और डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आया। अब बात यह है कि किसी भी करेंसी की वैल्यू ज्यादा और किसी करेंसी की वैल्यू कम क्यों होती है, ये डिसाइड कौन करता है। 1947 में $1 बराबर था ₹1 के। आज की डेट में ये डॉलर 83 के पास पहुंच गया है। तो ऐसा क्यों हो गया है? देखिए, डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है। अगर आपको किसी कंट्री का सामान या सर्विस लेनी है तो आपको उस पार्टिकुलर कंट्री की करेंसी में ही खरीदना होगा। जब आप उस कंट्री में विजिट करते हो तब आप पहले एक्सचेंज से अपनी करेंसी चेंज करवाते हो, उसके बाद वहाँ का कुछ खरीद पाते हो। इनफैक्ट जब आप ऑनलाइन यूएस या यूरोप के प्रोडक्ट खरीदते हो तो पहले आपको यूएस डॉलर या यूरो खरीदने होते हैं, उसके बदले में अपने इंडियन रुपीस देने होते हैं जिसे हम एक्सचेंज बोलते हैं, और फिर आप खरीद पाते हो कोई सामान। ये चीज़ आपको इसलिए पता नहीं चलती क्योंकि बैकेट में बैंक आपके लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। तो जो कंट्री ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसके रिसोर्सेज और सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड होती है बाकी कंट्रीज़ में, उस कंट्री की करेंसीज की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि बाकी कंट्रीज़ ज़रूरत की वजह से अपनी करेंसी देकर उस कंट्री की करेंसी खरीदती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर कंट्री की डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस करेंसी के रेट ऊपर जाएंगे। अगर एक ब्रेड
ब्रेड का पैकेट इंडिया के अंदर 10 रुपए का है और एग्जैक्टली सेम ब्रांड ब्रेड का पैकेट यूएस के अंदर $20 का है। और अगर हमें एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है तो उसका सिंपल तरीका यह है कि हम 10/20 कर देंगे। और इन एक्सचेंज के भी टाइप होते हैं। ये जो ब्रेड वाला एग्जाम्पल हमने आपको दिया है इसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज, जहां डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर रेट चेंज होता है। दूसरा होता है फिक्स एक्सचेंज। कुछ कंट्रीज आपस में एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेती हैं, जैसे कि सऊदी और यूएस के बीच में फिक्स रहता है। $1 बराबर रहता है 3.75 सऊदी रियाल के बराबर। डिमांड एंड सप्लाई से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तीसरा होता है मैनेज एक्सचेंज, जिसमें एक रेंज होती है कि मान लीजिए कि अगर आपने 3 से 5 की रेंज सेट कर दी है तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर चेंज होगा, लेकिन ना तो 3 से कम जाएगा और ना ही 5 से ऊपर जाएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।